ट्रीट विद ईज इस यूट्यूब चैनल पे मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आज का विषय है केंट रेपर्टरी। सो केंट रेपर्टरी इज वन ऑफ द माइलस्टोन रेपर्टरी इन द होम्योपैथिक फील्ड. Kent repertory is a blueprint of the all modern repertories as well as softwares. केंट रेपर्टरी के बारे में ज़्यादा जानकारी से पहले हम केंट सर की लाइफ हिस्ट्री देखते हैं. केंट सर का पूरा नाम है जेम्स टायलर केंट. उनका बर्थ 31 मार्च 1849 को वुडहल न्यूयॉर्क में हुआ था. उनके फादर का नाम स्टीवन केंट और मदर का नाम कैरोलिन टायलर था. उनका सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ाम फ्रैंकलिन एकेडमी न्यूयॉर्क में हुआ. उसके बाद केंट सर ने ग्रेजुएशन 68 में और पोस्ट ग्रेजुएशन 1870 में मेडिसन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर दिया. वो यूनिवर्सिटी अब कोलगेट यूनिवर्सिटी नाम से जानी जाती है. ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इक्लेक्टिक मेडिसिन ऑफ इंस्टीट्यूट सिंसिनाटी में एडमिशन कर दिया और वहाँ वो नेचुरोपैथी, कायरोपैथी, उसके साथ मॉडर्न मेडिसिन का उन्होंने स्टडी कंप्लीट कर दिया 1873 में. कॉमनली पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे हम शादी करते हैं वैसे ही केंट सर ने 1874 में शादी कर ली. उनके वाइफ का नाम था इलेन और उसके साथ उन्होंने सेंट लुइस मिसोरी में प्रैक्टिस शुरू कर दी. प्रैक्टिस के कुछ समय बाद ही वहाँ के वो जाने माने इक्लेक्टिक फिजिशियन बन चुके थे. साथ ही साथ वो अमेरिकन कॉलेज सेंट लुइस में एनाटॉमी पढ़ाने जाते थे. लेकिन उसी समय उनके जीवन में एक दुखद घटना घटी. उनके फर्स्ट वाइफ इलेन का 19 ईयर्स की आयु में ही देहांत हो गया. केंट सर ने दूसरी शादी कर ली और उनके सेकंड वाइफ का नाम था लूसी. इन 1878 में केंट सर के लाइफ में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उनका जीवन में मकसद ही चेंज हो गया. वो घटना थी उनकी सेकंड वाइफ लूसी की बीमारी. लूसी बहुत थकान, रक्त की कमी और उसके साथ नींद ना आना ऐसे लक्षणों से परेशान थी. केंट सर ने उनके ट्रीटमेंट में मॉडर्न मेडिसिन के साथ सब इक्लेक्टिक मेडिसिन सभी का यूज़ कर दिया. लेकिन दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही हो रही थी. सभी दवाएं बेअसर होने के बाद उनकी थकान इतनी बढ़ गई कि वो कुछ चल फिर भी नहीं सकती थी. इसी के चलते वो बहुत महीनों से बेड रिडन ही हो गई थी. केंट सर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी वाइफ का वो इलाज कैसे करे और इसी बात को लेकर वो ज़्यादा परेशान रहते थे. और उसी समय एक शख्स फरिश्ते जैसे उनके काम आया. उसका नाम था डॉक्टर रिचर्ड फेलॉन. रिचर्ड फेलॉन एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे. केंट सर के वाइफ के रिक्वेस्ट के बाद ही केंट सर ने रिचर्ड फेलॉन को बुलाया था. रिचर्ड फेलॉन ने पूरी केस टेकिंग करके उनको एक दवा दे दी और उस दवा से उनको बहुत ही आराम पड़ा और कुछ ही समय में वो पूरे रिकवर हो गई. उनकी वाइफ लूसी की ड्रामेटिक रिकवरी के बाद डॉक्टर केंट होम्योपैथी से बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने डॉक्टर फेलॉन के साथ स्टडी करना शुरू कर दिया. 1881 को डॉक्टर केंट ने होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मिसोरी ज्वाइन कर लिया और 1880 तक वो वहाँ पे एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ाते थे. इसी बीच उनकी सेकंड वाइफ का देहांत हो गया. इन 1890 केंट पेनिनसुला को चले गए. 1890 से 1899 तक फिलाडेल्फिया के पोस्ट ग्रेजुएट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में वो डीन के पोस्ट पे काम करते रहे. इसी बीच केंट सर की एक पेशेंट थी. उनका नाम था डॉक्टर क्लारा लुइस टोबे. उनके साथ ही केंट सर ने तीसरी शादी कर ली. डॉक्टर क्लारा लुइस helped Dr. Kent
to publish his famous work, that is a repertory, which is called as a repertory of homeopathic matra medica, जो 1897 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद डॉक्टर केन जर्नल ऑफ होम्योपैथिक्स के एडिटर भी रह चुके हैं। 1897 से 1903 तक वो उस जर्नल के एडिटिंग का काम करते थे। 1903 में डॉक्टर केन शिकागो को चले गए और उसके बाद उन्होंने हानेमान मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर दिया और वहाँ पे वो 1990 तक पढ़ाते रहे। इन 1909 में उन्होंने हेरिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिकागो ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे वो डीन के पोस्ट पर काम करते थे। केंट सर के कुछ महत्वपूर्ण काम अब जानते हैं। फर्स्ट, सेक्सुअल न्यूरोसिस इन 1879 में उन्होंने सेंट लुइस में जब थे वो पब्लिश कर दिया था। सेकंड, रेपर्टरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन 1897 विच इज़ वन ऑफ द फेमस रेपर्टरी, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं जो लोग होम्योपैथिक फील्ड में, वो रेपर्टरी है। तीसरा है लेक्चर ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी इन 1906। चौथा है लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इन 1905। फिफ्थ, न्यू रेमेडीज एंड क्लिनिकल केसेस, लेसर राइटिंग्स, हेपोरिज्म्स एंड परसेप्ट्स इन 1926। What doctors needs to know in order to make a successful prescription। उसके साथ ही उन्होंने यूज़ ऑफ रेपर्टरी, हाउ टू स्टडी रेपर्टरी, हाउ टू यूज़ रेपर्टरी, ऐसे बहुत से टॉपिक पे उन्होंने अपना योगदान दिया है। रोगी के चिकित्सा के बारे में डॉक्टर केन का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि डॉक्टर केन हाई पोटेंसी उनके प्रैक्टिस में यूज़ करते थे। उन्होंने खुद 30, 200, 1 एम, 10 एम, CM, DM, MM पोटेंसी बनाई थी और उनके खुद के प्रैक्टिस में वो यूज़ करते थे। उनका मानना था कि हाई पोटेंसी मेंटल लेवल पे काम करती है और पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर केन ने डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री इन्वेंट किया था। उनका ये मानना था कि कौन सा भी क्रॉनिक डिसीज़ पूरा ठीक करने के लिए एक पोटेंसी सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए पेशेंट को कम से कम ज़्यादा दिन तक होम्योपैथिक मेडिसिन के अंडर रखना चाहिए। इसके लिए हम 30 के बाद 200, 200 के बाद 1 एम, 1 एम के बाद 10 एम, ऐसा पोटेंसी बढ़ाते बढ़ाते उसको ठीक कर सकते हैं। उसको ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ सीरीज इन डिग्री बोलते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्लिनिकल फाइंडिंग्स डॉक्टर केन ने बताया है, उसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन। वो लॉ हमको ये पढ़ाता है कि एक्यूट केस में होम्योपैथिक मेडिसिन देने के बाद आप विदिन 1 आवर थोड़ा सा एग्रीवेशन आना चाहिए तो वो पेशेंट्स ठीक जल्दी हो जाता है, और क्रॉनिक केस में पहले कुछ दिन एग्रीवेशन आना चाहिए तभी पेशेंट्स कंप्लीट ठीक हो जाता है। उसी को हम लॉ ऑफ वाइटल एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं। इसके साथ ही केन ने फॉलोअप पेशेंट लेने के लिए उनके कुछ ऑब्जर्वेशन बताए हैं, उसको ही हम केन्स 12 ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। केंट सर ने उनके जीवन में बहुत सी रेमेडी प्रिपेयर कर दी और प्रूव ही कर दी, लेकिन उनकी फर्स्ट प्रिपेयर्ड रेमेडी थी पोडोफाइलम 30। ऐसे महान हस्ती का देहांत 5 जून 1916 को स्टेवनसिल मॉन्टेना में ब्राइट डिसीज नाम की बीमारी से हुआ। तब डॉक्टर केंट की आयु सिर्फ 67 ईयर्स की थी। डॉक्टर केंट होम्योपैथिक शास्त्र में उनके अमूल्य योगदान से युगों युगों तक अमर हो गए।